गति को धीमी नहीं होने देना चाहता और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते थे कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है को घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था।
इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था। हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं। सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है, कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इसलिए मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। साथियों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत
कार्गो टर्मिनल के निर्माण में गति लाई जा रही है। इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गति तेज हुई है। लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है। लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इससे काम में पारदर्शिता आई है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेलवे मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम निरंतर भारतीय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने कोने को रेल से जोड़ने में जुटे हुए हैं। हम रेलवे से, नेटवर्क से मानव रहित फाटक समाप्त करके ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हम रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं। हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे, बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। देश में बने लोकोमोटिव हो या ट्रेन के डिब्बे हो, भारत से श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान जैसे देशों तक हमारे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड दुनिया में बढ़ेगी तो कितने ही नए कारखाने यहां लगेंगे। रेलवे में हो रहे ये सारे प्रयास, रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा के 10 वर्ष के विकास काल का एक और उदाहरण पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। दशकों से यह डिमांड की जा रही थी कि माल गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा होता तो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों की स्पीड बढ़ती। ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस कॉरिडोर पर माल गाड़ी की स्पीड 2 गुना से अधिक हो गई है। इन कॉरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की क्षमता है।
जिनमें हम अधिक सामान ले जा सकते हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। आज अनेक स्थानों पर रेलवे गुड्स शेड, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल नियंत्रण स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण आज हुआ है। इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ने ही वाला है। साथियों, भारतीय रेल को हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं, तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है। हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वर्क प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। यही नहीं, आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। अब तक करीब 350 आस्था ट्रेनें चली हैं और इनके माध्यम से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथियों, भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। सभी देशवासियों के सहयोग से विकास का ये उत्सव भी निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर जी का और इन 700 से अधिक स्थान पर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े बैठे हैं, कार्यक्रम में आए हैं, और सुबह 9, साढ़े 9 बजे ये कार्यक्रम करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन देश का जनमानस विकास के साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, 700 से अधिक जिलों में ये विकास की एक नई लहर उनको अनुभव हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात देश को दे रहे थे। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं आपको। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी लोकसभा कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री और बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान बैठकों में भी वो शामिल होंगे। बीजेपी लोकसभा कोर कमेटी की बैठक होनी है जिसमें वो शामिल होंगे छत्तीसगढ़ में और बैठक को संबोधित भी करेंगे सीएम। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होनी है जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और कोर कमेटी की बैठक होगी बीजेपी की, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और इस बैठक को संबोधित भी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। तो यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा, इससे पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी आ चुके हैं, वहां पर भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ जा रहे हैं।
तो साफ तौर पर बैठक को संबोधित करेंगे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। और इस बैठक के जरिए लोकसभा चुनाव को धार देने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इंदौर शहर में जश्न भी मनाया गया। आपको बता दें, शंकर लालवानी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रजवाड़ा पर इकट्ठा होकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा जो भी वायदे किए गए हैं सभी वायदों को पूरा किया जाएगा और इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा सीएए कानून पर का नोटिफिकेशन जारी करने से पड़ोसी देश में रह रहे भारतीयों में भी खुशी का माहौल देखा जा सकता है। ऐतिहासिक दिन है, सीए लागू हो गया और वर्षों से ये मांग की जा रही थी कि जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के और वहाँ के हिंदू हों, सिख हों और बौद्ध हों, ईसाई हों, जैन हों, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे इस नागरिकता मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीए बिल पारित हुआ। आज ये कानून के रूप में नियम लागू हो गए हैं। अब इन देशों से आए हुए शरणार्थी जो कि 2014 में उसके पहले आए, उनको नागरिकता मिलेगी। अब वो सम्मान के साथ रह सकेंगे। जो वर्षों से पीड़ित थे वो अब यहाँ सम्मान के साथ। आतंकवादी गैंगस्टर मामले में एनआईए की 4 राज्यों में छापेमारी चल रही है। इस मामले को लेकर एनआईए 4 राज्यों जहां के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ में 30 स्थानों पर यह छापेमारी की जा रही है। और आतंक पर एनआईए का एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसी एक्शन के तहत 4 राज्यों में एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में आज ये छापेमारी चल रही है। इन 4 राज्यों में यानी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 30 स्थानों पर यह एनआईए की आतंक के नेक्सस पर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है एनआईए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंक पर एनआईए का एक्शन जारी है और इस बीच 4 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर एनआईए नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आतंकी नेक्सस या यूं कह लें देश के खिलाफ आग उगलने वाले या देश के खिलाफ गलत धारणा के साथ काम करने वाले तमाम दलों, संगठनों और लोगों पर एनआईए की लगातार एक के बाद एक छापेमारी हो रही है। 4 राज्यों में 30 जगह पर एनआईए की रेड चल रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापा मारा है। खालिस्तानी गैंगस्टर केस में यह एक्शन लिया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी कुछ जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो पंजाब के मोगा में कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 4 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त जारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनआईए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी के चलते देश के 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर लगातार ये छापेमारी की जा रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आतंकी नेक्सस को तोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार इन राज्यों में जारी है। मंगलवार सुबह यानी आज की सुबह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में छापे मारे जा रहे हैं। 30 जगहों पर ये छापे अब तक पड़ चुके हैं और लगातार तलाशी इसमें ली जा रही है। नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ, तो नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नीरज, 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर लगातार छापेमारी एनआईए द्वारा हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से खालिस्तानी गैंगस्टर जो मामला
आजकल सुर्खियों में है, उसको लेकर जो है एनआईए ने सख्ती दिखाई है, जिसे लेकर जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो छापे की खबर निकल कर आ रही है। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बड़वानी और खंडवा में ये इस तरह की कार्रवाई को अंजाम जो है एनआईए ने दिया है, क्योंकि देखा जाए तो जो खंडवा और बड़वानी है वहाँ जो कहीं ना कहीं हथियारों की सप्लाई का गढ़ माना जाता है, और जिसमें बड़वानी बेल्ट पे ज्यादा ही जो है हथियारों की सप्लाई यहाँ से की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खालिस्तानी गैंगस्टर से जो कनेक्शन मिले तो उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। और छापेमारी में गैंगस्टर और आतंकवादियों के जो बीच का जो नेक्सस की है उसकी पड़ताल जो है एएनआई द्वारा की जा रही है, और अलग अलग राज्यों में 30 से अधिक ठिकानों पर एएनआई की जो सर्चिंग है वो इस समय शुरू है। जी नीरज, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जब से पकड़ा है उसके बाद से लगातार उसके गुर्गे भी पकड़े गए और उनसे पूछताछ हुई और कई संपत्ति भी उनकी कुर्क की गई है, और ये कहा जा रहा है कि छापेमारी इसी बिना पर उन्हीं के जो पकड़े गए हैं पूछताछ में जो उन्होंने उगला है उसी के आधार पर इन छापों को मारा गया है 4 राज्यों में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब किसी भी गैंगस्टर के कुछ गुर्गे पकड़े जाते हैं या फिर कोई अपराधी पकड़ा, जानकारियां जो है मुहैया कराता है, उसके आधार पर चाहे वो पुलिस हो, एएनआई हो या कोई भी सुरक्षा वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आरोपी पकड़े गए थे उनका जब रिमांड हुआ, रिमांड में जिन जो खुलासे हुए उसके आधार पर उसके 25 जो फुटप्रिंट है उसके आधार पर जो एएनआई है वो कार्रवाई कर रही है, और अभी 4 राज्यों में जो है कार्रवाई की सूचना प्राप्त हुई है। जी ठीक है नीरज, आप नजर बनाए रहिए और इस खबर पर लगातार अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब दर्शकों को अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में विवाह समारोह में खुशियों भरा पल में मातम में बदल जाता है। डिवाइडर से टकराकर विवाह समारोह में आए लोगों पर, तो ये साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, तो डिवाइडर से टकराकर खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो जाती हैं, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 10 लोग घायल हो गए हैं। कई गंभीर रूप से घायलों की प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया। इस पर बता दें आपको कि सुल्तानपुर के ग्राम खमरिया में बारात लगने के दौरान एक ट्रक पलट गया। बारात में आए लोग रोड पर ही डांस कर रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई। तो घायल हुए थे 3 लोग अभी घायल यहाँ पर जिला अस्पताल आए हुए हैं, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एम्स भोपाल रेफर कर दिया है, और एक व्यक्ति वो नॉर्मली हमारे पास जो इनपुट आया है कि इसमें एक कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें काफ़ी लोग गंभीर हुए हैं और कहीं डेथ भी हुई शायद मेरे ख्याल से। और हमारे पास जो है 4 मरीज आए हैं जिसमें काफ़ी गंभीर हालत में आए हैं। उन्हें हमारी पूरी मेडिकल ऑफिसर और हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट और सर्जिकल स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन सारे यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा आदेश जारी होने के बाद हिंदू जागरण मंच द्वारा इंदौर के रजवाड़ा पर जश्न मनाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जश्न की, जहां संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में भगवान ध्वज लेकर, भगवान यानी भगवा ध्वज लेकर रजवाड़ा क्षेत्र में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है। इसके साथ ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि धार स्थित भोजशाला मां बाप देवी का मंदिर है, जिसके सर्वे के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। पिछले 20 सालों से हिंदू पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे यानी एएसआई द्वारा सर्वे किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब सर्वे के बाद ये साफ हो जाएगा कि वहां पर मां बाप देवी का ही मंदिर है। संघर्ष जो हिंदू समाज का संघर्ष था उसमें आज एक विजय रथ में मील का पत्थर के रूप में इस निर्णय को देखा जा रहा है। जो एएसआई सर्वे है हाईकोर्ट ने 15 दिन में इसे करने का निर्णय लिया है। जो
धार गौशाला के लिए पूरे मालवा के जो समस्त हिंदू समाज ने संघर्ष किया था, उसके लिए एक जो आदेश है, ये आदेश बहुत ही स्वागत योग्य आदेश है। और हिंदू समाज रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी आज रेल मंत्रालय के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की लगभग 5,900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना की आधारशिला रखेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया है। इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से मौजूद भी रहे। इस कार्यक्रम से लगभग 670 से अधिक रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों से लोग भी जुड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबरों के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ की खबरें बता देता हूं। सबसे पहले बात, राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उमरेश मिश्रा महानिरीक्षक रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ पुलिस महानिरीक्षक का अतिरिक्त भार सौंपा गया। इसके साथ ही रायपुर रेंज के आईजी आईपीएस उमरेश मिश्रा को राज्य की सरकार ने 2 और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें अब छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और इस संबंध में राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें, 2005 बैच के आईपीएस अफसर अमरेश मिश्रा की गिनती 23 तरार अफसरों में होती है। छत्तीसगढ़ की पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर निरीक्षकों का तबादला हुआ है और एक साथ 50 इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में तबादलों का निर्णय लिया गया था, जिस पर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी करके अब तमाम पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पुलिस निरीक्षकों का तबादला हुआ है। तो गृह विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस निरीक्षकों का ये तबादले की खबर सामने आ रही है। देर रात आदेश में 32 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है और साफ तौर पर राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक साथ 50 इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तबादलों के साथ साथ नई जिम्मेदारियों की सौगात भी मिलती नजर आई है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस में विभाग में ये पूरा बड़े पैमाने पर निरीक्षकों का तबादला देर रात शासन द्वारा आदेश के बाद कर दिया गया है और एक साथ 50 इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारी भी इस मौके पर सौंपी गई है। तो वहीं राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में तबादलों का निर्णय लिया गया है, जिस पर पुलिस मुख्यालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है और ऐसे में 32 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देर रात दी गई है। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र की सरकार को धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा है कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का अधिसूचना जारी कर पड़ोसी देश में शोषित अल्पसंख्यकों के हित एवं विकास के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत यानी प्रदान करता हूं। तो ये ट्वीट देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये ट्वीट है, जहां सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद यानी गजट जारी होने के बाद उनका ये बयान सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की धन्यवाद कहा है।
छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, जनपद से लेकर कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू सहित सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजेपी में सदस्यता लेने वाले सभी वर्ग हिताय समूह के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी देश की सेवा करने वाली पार्टी, बीजेपी जो कहती है उसे करके दिखाती है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके पीएम मोदी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को सक्रियता से पूरी तन्मयता के साथ मोदी का लक्ष्य 400 पार को लेकर काम करने का लक्ष्य भी उन्होंने दे दिया है। एक एनजीओ है, एक समूह है, सर्ववर्ग हिताय ऐसा उसका नाम है। उसके 2000 संख्या में सदस्य हैं। उन पूरे सदस्यों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनमें से कुछ प्रमुख जो लोग हैं वो लोग आज आकर लगभग 150 की संख्या में वो लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यालय में, मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी सरकार में मंत्री बनने के बाद शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पहली बार कांकेर पहुंचे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों में हो रहे विकास कार्यों में देरी को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसी के साथ अनुपस्थित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। आज की समीक्षा बैठक में जो मोदी जी की गारंटी है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की गारंटी है कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, सबके खाते में 2 साल का बचा हुआ बोनस की राशि पहुंचनी चाहिए, महतारी वंदन योजना की राशि सबके खाते में पहुंच जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबके खातों में पहुंचे, डीएमएफ के पैसे का सदुपयोग हो, सीएसआर के पैसे का सदुपयोग हो और विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में जितनी योजनाएं हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका हितग्राहियों को फायदा मिलना चाहिए। इस बात की समीक्षा की है और निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप और सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम करें और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। इस बात फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।